जी नमस्कार। आज एक बार पुनः मैं आप सबसे मुखातिब हूँ इस बात की चर्चा करने के लिए कि भारत में प्राथमिक शिक्षा और उसके मूल्य क्या थे, क्या हैं और क्या होने हैं। बावजूद इसके मैं इसके बहुत विस्तार में, इसके बहुत टेक्निकलिटी में, आंकड़ों के दृष्टि से मैं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि आंकड़े हर जगह उपलब्ध हैं और आंकड़े की व्याख्या अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते और कराते हैं। और जो करते कराते हैं वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम आंकड़े का जब विश्लेषण कर रहे हैं तो वह किस बात के पक्ष में जाएगा और उसको वह मूल उद्देश्य से भटकेगा या नहीं भटकेगा। और शिक्षा की जब भी बात होती है तो जिसकी शिक्षा की बात होती है, जिसके लिए शिक्षा की बात होती है, कभी भी प्राथमिक शर्त उसकी होती है कि उस व्यक्ति के, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी जड़ से उसको काट कर, हटाकर, तोड़कर, खंडित कर उसके शिक्षा की बात किसी भी दशा में किसी के भी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उसकी मूल जड़ क्या है? उसकी मूल जड़ है उसकी मां की कोख, जहां से वो जन्म लेता है, जहां से वो पैदा होता है। और उस मां की जड़ क्या होती है? उस मां की कोख की जड़ क्या होती है? जहां मां रहती है, जहां मां पैदा होती है, जो मां का परिवेश होता है, जो मां का लालन पालन होता है, जो मां जैसा खाती है, पहनती है, ओढ़ती है, पीती है, रहती है, बोली भाषा व्यवहार करती है, यह सब उस मां और उस मां की कोख की जड़ होती है। इसलिए कभी भी उसको, उस व्यक्ति, स्त्री, पुरुष या बच्चे को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस मूल जड़ से काट कर शिक्षा की बात बेमानी है और उसके जीवन के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है। उसके जीवन के साथ खिलवाड़ का अर्थ है उसके जीवन के प्रत्येक बात, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार, सबके साथ हम खिलवाड़ करते हैं यदि उसकी मूल भाव से उसको काट कर, अलग करके, खंडित करके रखते हैं तो। और इसी नाते जब भी शिक्षा और शिक्षा के नियामकों द्वारा, शिक्षा के नीति निर्देशकों द्वारा, नीति निर्धारण करने वालों के द्वारा जब भी शिक्षा की बात होती है और वो भी प्राथमिक शिक्षा की, तो इस बात का जब से भारत देश आज़ाद हुआ हमेशा से इस बात को तोड़कर, खंडित करके, अलग करके देखने सुनने का प्रयास हुआ है। और जितनी भी नीतियां और कार्यक्रम बने हैं वे नीतियों और कार्यक्रमों को हमेशा इससे दूर रखा गया। और इस नाते आज जो समय और परिवेश है, एक अध्यापक अगर गांव में नौटंकी या कोई नाच गाना आता है, एक अध्यापक अगर उस नाच को रात को देखने चला जाता है तो समाज का वहाँ वर्ग, समाज के लोग उसको हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, उसको खराब दृष्टि से देखते हैं कि बताइए मास्टर जी भी इस तरह से ये नौटंकी नाच को देखने चले, नाच देखने चले आए, नाच गाना देखने चले आए। लेकिन आप एक दूसरा पक्ष है, अगर कोई इंजीनियर साहब उस गांव में रहते हैं या कोई इंस्पेक्टर साहब रहते हैं उस गांव में, वे अगर रात को वो गाना नाच देखने जाते हैं जिसको समाज का आज भी मूल भारतीय समाज अच्छा नहीं मानता, वो जाते हैं अगर, तो उनको अगली पंक्ति में, अगली लाइन में बैठने के लिए आदर पूर्वक वही समाज कुर्सी पेश कर देता है, जी आइए आप देखिए। यह समाज की सहज स्वाभाविक धारणा है और आज भी यह भारतीय समाज में होता है। और यह तब विचारणीय ज्यादा है कि जब इस समाज का, भारत गांव का देश है और इस समाज का, देश के इस वर्ग का आज भी लगभग 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे, जब हम 2011 की गणना कर चुके हैं, जनगणना,
आज भी 2091 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ बच्चे, स्त्री पुरुष यानी मेल और फीमेल, ये 2.5 करोड़ के आसपास, 2,40,00,000 के आसपास बच्चे विद्यालय से वंचित रह गए, विद्यालय जा ही नहीं पाए। अब भी वो आंकड़ा 2011 की गणना जब हम कर चुके हैं तो उनकी संख्या 1.5 करोड़ से अधिक है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, नीति नियामकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमने संविधान अंगीकार किया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी समय हमने यह स्वीकार किया था, हमारे व्यवस्थापकों ने स्वीकार किया था कि चिकित्सा और शिक्षा को लेकर हम 10 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और 10 वर्ष में हम पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी उठाएंगे। दुर्भाग्य कम से कम भारत देश का है और यह दुर्भाग्य पूरी दुनिया का भी है। भारत के साथ वह दुर्भाग्य इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि भारत संस्कार की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से, मनुष्यता की दृष्टि से, प्रकृति पूजा की दृष्टि से, मानवीय मूल्यों की दृष्टि से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश था और आज भी है। इसलिए जब हम भारत में शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में बात करते समय हम उन मूल्यों को भूलने की जब भी चेष्टा करते हैं तो वह चेष्टा हमारे लिए बहुत घातक होती है। और यह दुर्भाग्य भारत के साथ भी जुड़ गया कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे विषय सरकार ने निजी क्षेत्रों में देने और शुरू करने की बात करनी शुरू कर दी और शिक्षा में रोजगार की बात, व्यवसाय की बात शिक्षा में हमने करना आरंभ कर दिया। और शिक्षा से रोजगार और व्यवसाय की बात जब हमने शुरू कर दिया तो शिक्षा से रोजगार और व्यापार होना तो बाद की बात है, शिक्षा में रोजगार और व्यापार शुरू हो गया। और वह जो व्यापार शिक्षा में शुरू हो गया उसने उस अभिशाप को, जहां आज भी लगभग 1.5 करोड़ छोटे बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे आज भी विद्यालय न जा पाने के लिए अभिशप्त हैं, पीड़ित हैं, कुंठित हैं, परेशान हैं, उसके लिए आज भारतीय समाज, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और भारत के उच्च कुलीन लोग उसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार हैं। इसलिए आज प्राथमिक शिक्षा और उसके मूल्य, वह मूल्य है मां। प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत स्तंभ क्या है? वो मां, वह जननी जिसने सृजन किया है उसका और जिसने उसको स्वर दिया, वाणी दिया, चलना सिखाया, कपड़ा पहनना सिखाया, बोलना सिखाया, स्नान करना सिखाया, दैनिक क्रिया करना सिखाया, दांत साफ करना सिखाया, शरीर साफ करना सिखाया, कब पहनना चाहिए, कब ओढ़ना चाहिए ये सिखाया। वो बच्चा कितना बड़ा होगा तो उसको पता अपने आप सहजता से होता है कि अब हमको क्या पहनना चाहिए, अब हमको क्या खाना चाहिए, किसके सामने कैसे रहना चाहिए, किसके सामने कैसे नहीं रहना चाहिए, हमारा कौन सा अंग ढका रहना चाहिए, कौन सा अंग नहीं ढका रहना चाहिए। यह सब सहज सामान्य रूप से 6 वर्ष की कम आयु, 5 वर्ष की कम आयु में हम किसने सिखाया? वो कौन सिखाती है? उसकी शिक्षा दीक्षा क्या होती है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वह मां जो पाल पोष कर बड़ा करती है, वह जो सिखाती है, उससे काट कर जब हम स्कूली शिक्षा देना शुरू करते हैं तो उससे अलग करके, उससे खंडित करके, उससे तोड़कर हम ऐसी योजना रचना ही बनाते हैं कि उस दिशा में चलने लगते हैं। और योजनाओं और कार्यक्रमों का क्या कहिए, आज भी भारत में नौकरियों की सफलता का जो प्रतिशत है, एवरेज आप पता कर लीजिए, तो जो प्राथमिक विद्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पढ़े हुए लोगों की सफलता का प्रतिशत आज भी शिक्षा में व्यवसाय करने वाले जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों की तुलना में बहुत बेहतर है। जबकि वहां आज भी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए महीने पर पढ़ाई होती है और जहां 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 50,000 रुपए पर पढ़ाई होती है, उन दोनों का अंतर और गैप आज भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि न भाषा की उनकी शुद्धता है, न व्याकरण की उनकी शुद्धता है, न तो वाणी की उनकी शुद्धता है, और वो सारी डिग्रियां हासिल करके बड़ी बड़ी नौकरियों की चाहत लेकर बेचैन, व्याकुल और परेशान है। वो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, व्यग्र हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। यह जो भाव है
शिक्षा के साथ यह बड़ा व्यापक खिलवाड़ सत्ता ने, सरकार ने और नीति नियामकों ने किया है, क्योंकि वो न तो शिक्षा का उद्देश्य जानते हैं, न तो शिक्षा का मूल्य समझते हैं, और न तो शिक्षा कहां से कब कैसे शुरू की जाए इस अर्थ को जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि नीति बनाने वाले का कोई प्रशिक्षण हुआ कि नहीं, नीति लागू करने वाले का कोई प्रशिक्षण हुआ कि नहीं, उस नीति को क्रियान्वित करने वाले का कोई प्रशिक्षण हुआ कि नहीं। और अध्यापकों के लिए इतने सारे प्रशिक्षण हैं कि वह पढ़ाने के अलावा सारा कार्य कर रहा है। पढ़ाने के अलावा कार्य क्या कर रहा है? 2004 का एक आंकड़ा मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताता हूं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 32% ऐसे उत्तर प्रदेश में थे 2004 में। हो सकता है वो आंकड़ा अब 2-4% आगे या 2-4% पीछे हो गया हो। 32% ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां एक अध्यापक कार्य करते थे, और वे भी अध्यापक अस्थायी हैं, अस्थायी हैं, शिक्षा मित्र हैं, क्या है क्या नहीं है, आंगनबाड़ी कर्त्री हैं, क्या कैसे है उसका कोई पता नहीं, लेकिन एक अध्यापक संचालन करते हैं। 26% ऐसे विद्यालय थे 2004 में जहां प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक के विद्यालय जहां एक अध्यापक कार्य थे, और वो भी तदर्थ हैं, अस्थायी हैं, डेली वेजेज हैं, क्या है कुछ भी नहीं पता। इतना ही नहीं, उनके पड़ोस के आधा किलोमीटर दूर दूसरा विद्यालय में भी एक ही अध्यापक है, और वो अध्यापक यदि छुट्टी पर चले गए या एसडीआई साहब के यहां मीटिंग पर चले गए तो उस बगल वाले अध्यापक को कहा जाता है कि आप वह विद्यालय भी देखते रहिएगा। 1 से 5वीं तक या 1 से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय को एक अध्यापक जो देख रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, वह विद्यालय भी देखने जाएंगे। इतना ही नहीं करेंगे, वो मिड डे मील भी बनवाएंगे, वो प्रधान जी के यहां जाकर बिल बाउचर पर दस्तखत भी करवाएंगे, वो शौचालय भी बनवाएंगे, वो संकुल प्रभारी जो काम दे जाते हैं उस कार्य को भी करेंगे, वो एसडीआई की मीटिंग में भी जाएंगे, वो बीडीओ की मीटिंग में भी जाएंगे, वो जनगणना भी करेंगे, वे बाल गणना भी करेंगे, वो जलाई, कटाई, निराई, गुड़ाई, महामारी आदि आने पर सबका सर्वेक्षण भी करेंगे, वो पोलियो ड्रॉप भी पिलाएंगे। उनके पास पढ़ाने के अलावा वे सारे कार्य हैं, शिक्षा देने के अलावा वो सारे कार्य हैं जिन कार्य से उनका प्रत्यक्ष कोई मतलब नहीं है और जिससे उस बच्चे का कोई भला नहीं होने वाला है। लोग तर्क देते हैं कि बच्चे स्कूल आ ही नहीं पा रहे हैं। ये मिड डे मील योजना या तरह तरह की योजनाएं इसलिए लागू की गई हैं, कम से कम उसी आकर्षण में बच्चे विद्यालय तो आना सीखेंगे, विद्यालय आएंगे तो कुछ तो सीख पाएंगे, नहीं बहुत कुछ तो सीख पाएंगे। एक बात हमेशा समझना चाहिए कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य और बुद्धि लब्धि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आप किसी भोजन जलपान के आकर्षण में किसी को शिक्षा के लिए बुला रहे हैं तो आप, इसका मतलब है आप शिक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। आप अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरे ऐसे रास्ते हैं जिन मार्गों से, जिन रास्तों से आप वह काम करिए। आप ग्राम प्रधान के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से वो सारे कार्य करिए। मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि प्रत्येक ब्लॉक में आप कुछ मत करिए, जनगणना, बाल गणना, मकान गणना या बहुत सारे कार्यों के लिए सरकार अलग से फंड देती है, अलग से पैसा देती है। आप प्रत्येक ब्लॉक में 500 ग्रेजुएट चयनित करिए, 300 चयनित करिए, 400 करिए, आप आवश्यकता अनुसार चयनित करिए। उनके सारे सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, उनको एक पत्र दे दीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी योजना और कार्यक्रम करने के लिए आएंगे उन कार्यक्रमों को आप करेंगे और जो मानधन होगा वो मानधन आपको दिया जाएगा। और जब भी आपको कोई दूसरा बेहतर कार्य दिखाई पड़ेगा आप 15 दिन, 1 महीना पहले सूचित करके और इससे मुक्त होकर आप चले जाएंगे।
इससे युवाओं में कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, उनका प्रशिक्षण भी होगा और जो नए अवसर हैं उस अवसर का उनको लाभ भी मिलेगा। उनको वर्ष में, महीने में कुछ ऐसे पैसे भी मिलेंगे जिस उत्साह से वो काम करेंगे और उससे जुड़ेंगे, वो अनुभव सीखेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको अलग से व्यय करने और श्रम करने, अलग से कोई निवेश करने और प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यापक वर्ग को इस कार्य के लिए छोड़िए कि वो केवल और केवल पढ़ाने का कार्य करेंगे, शिक्षा देने का कार्य करेंगे। आज भी उन प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक कार्य करते हैं, ऐसे कुशल, शिक्षित, योग्य, काबिल अध्यापक अधिकांश मिलेंगे। हो सकता है 10-5%, 20% लोग अच्छे न हो, लेकिन अधिकांश आपको अच्छे अध्यापक मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तालीम ली है और लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। सही अर्थों में जो उनको खराब कर रहे हैं, जो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं गलत मार्ग पर जाने के लिए, वह मार्ग केवल और केवल यह है कि आप उनको संकुल प्रभारी बनाते हैं, उनको मिड डे मील बनवाते हैं, फर्जी बिल बाउचर के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उनको एसडीआई से बिल बाउचर पास कराना है, क्योंकि उनको ग्राम प्रधान से बिल बाउचर पास कराना है, और प्रत्येक स्टेज पर उनकी गलतियां करना ही उनका धर्म बन जाता है और बिना गलती किए वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अनेक अवसरों पर उनके पास हर्डिल हैं। अगर उनकी उस हर्डिल को दूर करना है, उस बाधा को दूर करना है, तो निश्चित रूप से उनको वह कार्य करना ही पड़ेगा जिस कार्य को करने के लिए अध्यापक को बुरा माना जाता है, अध्यापक को अर्ह नहीं माना जाता। नहीं माना जाता कि अध्यापक को इस तरह के गलत काम करने चाहिए, और इसलिए उनकी मजबूरी है। अगर उस कार्य को नहीं करेंगे तो ग्राम प्रधान से उनका संबंध खराब होगा, एसडीआई से संबंध खराब होगा, बीडीओ से संबंध उनके खराब होंगे, और बहुत सारे लोगों से, जो संकुल में मकान बनवाने वाले लोग हैं, शौचालय बनवाने वाले ठेकेदार, सबसे उनके संबंध खराब होंगे और वो लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। उनके कंप्रोमाइज उनको करने पड़ते हैं। और यह जो समस्या है, इस उनको उससे मतलब मत रखिए, उनको दूर करिए उन सब कार्यों से। वो क्षण भर के लिए कहिए कि निगरानी कर सकें, उनको इसके लिए तो आप प्रेरित कर दीजिए कि शाम को 1 घंटा आप गांव में घूम के जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनकी काउंसलिंग करके विद्यालय आप आने के लिए प्रेरित करिए। ये उनका समय आप ले लीजिए, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको प्रशिक्षण दीजिए। और एक बहुत जरूरी मुद्दा और विषय है कि शिक्षा में नियुक्तियों को लेकर, अध्यापकों के बारे में प्रशिक्षण को लेकर, टेस्ट को लेकर, मूल्यांकन को लेकर 100% सरलीकरण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक अध्यापक पेशे में गलत लोग आएंगे। आप क्या परीक्षा लेते हैं? टीईटी परीक्षा लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए अलग अलग परीक्षा लेते हैं। ये ट्रेनिंग बीटीसी है, जेटीसी है, डीपीएड है, बीपीएड है, बीएड है और न जाने क्या क्या कोर्स है। इस सब की कोई आवश्यक, कोई केवल एक सॉलिड कोर्स रखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 साल का, 3 साल का, कि उसमें जो चयनित होगा 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए बीएड का, और एक 3 साल का रखिए। उसी प्रोग्राम के कंटिन्यूएशन में जो 2 साल का कोर्स करेगा वो 8वीं तक का अध्यापक होगा, जो तीसरे वर्ष का एडवांस कोर्स उसी में ज्वाइन कर, 2 साल करने के बाद जो एडवांस कोर्स करेगा, इतनी अर्हता वाले ही एडवांस कोर्स कर पाएंगे। इतना मार्क्स पहले दूसरे वर्ष में प्राप्त करने वाले ही तीसरा कोर्स कर पाएंगे। उनको आप माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अर्ह मान लीजिए, और फिर उनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, इन सब का भारांक तय कर दीजिए। और भारांक के आधार पर जब आप नकल पर रोक लगा सकते हैं, शक्तिपूर्वक, नियम पूर्वक, कड़ाई उसका से पालन करा सकते हैं, तो भारांक तय करके उनको नियुक्ति दीजिए। भारांक तय करके एक स्क्रीनिंग चाहिए तो इंटरव्यू ले लीजिए कि उनको अच्छा बोलने आता है कि नहीं, वो डफ डेयर डम तो नहीं है, आंख नाक कान जो चेकिंग होती है अध्यापकों के लिए आवश्यक शर्त है, उसको वो पूरा करते हैं कि नहीं। इन चीजों को यदि आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप शिक्षा में सुधार नहीं चाहते हैं। और शिक्षा एक बहुत प्राथमिक चीज है। कभी भी कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षित, अच्छा शिक्षित, सफलतम शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता जब तक वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं करता। आज के बच्चे
जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चों को देखा जाता है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों से आप पूछिए तो न उनको हिंदी ठीक से आती है और न तो अंग्रेजी ठीक से आती है। जिसको भाषा का ही ठीक से ज्ञान नहीं है वो अपने जीवन में क्या कर पाएगा, कैसे कर पाए। कहते हैं कि विज्ञान में उसकी जरूरत नहीं, कैसे क्यों जरूरत नहीं होती। विज्ञान में आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें भाषा की जरूरत नहीं, उसमें स्पेलिंग सही और गलत की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अंग्रेजी में स्पेलिंग सही गलत करना आपको अपना उत्तरदायित्व लगता है, जिम्मेदारी लगती है। हिंदी में गलती करना आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं लगती, इसलिए यह बात कोई करता है। और इस समग्रता में, इस परिवेश में हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, यह बात विचारणीय है कि आज शिक्षा में पता चलता है कि आज शहर से 40 किलोमीटर दूर एक विद्यालय है, वहाँ एक अध्यापक है। शहर के नज़दीक एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ 15 अध्यापक हैं। ये क्यों होता है? शहर के नज़दीक वाले विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, शहर से 40 किलोमीटर दूर वाले विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं। ये कैसे हो जाता है? कौन उनका ट्रांसफ़र कर देता है? कैसे वो ट्रांसफ़र से यहाँ आ जाते हैं? ऑनलाइन प्रक्रिया अब शुरू हुई है, उसका रिजल्ट वास्तव में क्या होगा भगवान जाने, लेकिन वो ट्रांसफर कौन करता है, कैसे करता है? एक अध्यापक से कम वेतन पाने वाला अधिकारी बड़ी सुविधाओं में रहता है, वो कैसे रहता है? किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी का, किसी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का आपने कभी मूल्यांकन किया कि उसका कौन सा प्रशिक्षण हुआ? एक बार वो टेस्ट पास करके आ गया, वो पीसीएस का टेस्ट पास किया, विभिन्न कैटेगरी हैं और उस श्रेणी में जो शिक्षा संवर्ग में पीईएस में आ गया उसको उस संवर्ग में आपने डाल दिया। उसकी क्या पढ़ाई है, क्या ट्रेनिंग है, शिक्षा को कितना समझता और जानता है? आपने उसकी जिम्मेदारी दे दी और वो पूरे जिले भर के प्राथमिक विद्यालयों की सारी निगरानी और देखभाल स्वकुशल करेगा, अच्छे से करेगा। उसके भरोसे पर आप छोड़कर सारा कार्यक्रम और योजना और रचना बनाने लगते हैं। जिस विषय का जो विशेषज्ञ हो, जो जानकार हो, हम अंग्रेजियत में जाते हैं तो उससे कम से कम इतनी बात तो सीख लें, जो जिसको विशेषज्ञता हासिल है उस विशेषज्ञता हासिल करने वाले व्यक्ति के विषय में हम निर्णय करें कि वो यह निर्णय लेगा और इस चीज को तय करेगा। और इस आलोक में मैं 10 बिंदुओं की चर्चा करना चाहता हूं संक्षेप में। एक तो प्राथमिक विद्यालय और अध्यापक। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक, इन अध्यापकों की कुल 3 श्रेणियां हैं वर्तमान समय में। एक वे अध्यापक जो पूर्ण मनोयोग से शिक्षा देना चाहते हैं और देना ही नहीं चाहते, उनका उद्देश्य है शिक्षा देना और जानबूझकर यत्नपूर्वक वह केवल अध्यापक ही बनकर गए हैं, वही काम करना चाहते हैं। और वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं, मिड डे मील आदि बनवाने को लेकर हम शिक्षा के मूल उद्देश्य से भटक जाने का मार्ग नहीं चाहते उसमें तय हो। वो दौड़ दौड़ के सबके पीछे बिल वाउचर नहीं बनवाना चाहते। एक दूसरा वर्ग है इस समय अध्यापकों का, और वे अध्यापकों का वह वर्ग है जो वर्ग ये जो इतनी भी योजनाएं आती हैं, इन योजनाओं में केवल रुचि रखते हैं। और इसलिए रुचि रखते हैं क्योंकि रुचि रखने की परिस्थिति उनके सामने उत्पन्न कर दी गई है। और वे जो रुचि रखते हैं वो रुचि रखने ग्राम प्रधान, एसडीआई और बहुत सारे स्थानों पर अपना बिल, वाउचर, कागज पत्र, फाइल, इसी सब सेटिंग में रात दिन उनका समय संकुल प्रभारी होकर और बहुत सारी गतिविधियां संचालित करके 2400 घंटा इसी सब काम में उनका जीवन व्यतीत होता है। एक तीसरा वर्ग भी है प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का, जो केवल वहां नौकरी करने गए हैं। वो कोई बड़े घर की महिला है, बड़े घर की बहू है, बड़े घर की बेटी है, बड़े घर का पुरुष है, जिसको कोई काम नहीं मिला तो इसलिए प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हो गया। वो मेरिट में आ गया, वो टीईटी पास कर लिया। कैसे पास कर लिया टीईटी पता नहीं, उसको प्राथमिक चीज़ों का, सामान्य चीज़ों का ज्ञान नहीं है। वो 79 और 69 का अंतर नहीं जानता और वो टीईटी पास कर लिया और वो अध्यापक हो गया। वो महीनों विद्यालय नहीं जाता, क्योंकि विद्यालय इसलिए नहीं जाता
क्योंकि उसकी सेटिंग अच्छी है, वो वेतन मिलता रहता है, विद्यालय जाने की उसको जरूरत नहीं है। सेटिंग अच्छी है इसलिए नजदीक शहर के विद्यालय के, शहर के आसपास किसी विद्यालय में ट्रांसफर हो गया, इसलिए उसको विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। वहां भी कोई चेकिंग करने नहीं जाता, क्योंकि फलाने जी हैं इसलिए वहां विद्यालय पर उनके चेकिंग करने की कोई आवश्यकता, वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं इससे कोई मतलब नहीं है। वो बड़े घर के हैं, ये तो जो आता है पैसा वेतन, ये तो जेब खर्च के लिए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो 10, 15, 20 लाख की गाड़ी से महीने में एक बार 2 बार उस विद्यालय में चले जाते हैं। वो बहू चली जाती है, वो बेटी चली जाती है, भाई हम नौकरी करना है, और वो बोर हो रही थी घर में इसलिए नौकरी कर ली, नहीं कोई काम था, बोर हो रही थी, नौकरानी है घर में भोजन बनाने के लिए, आदि आदि इस तरह का। ये 3 तरह के जो अध्यापक हैं, उसमें पहले प्रकार के उच्च श्रेणी के अध्यापकों को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं जिसमें दूसरे कोटि के अध्यापक, और सबसे पीड़ित वो दूसरे वर्ग के लोग हैं जिनके मन में लोभ और लालच का भाव होता है, और लोभ और लालच के भाव को हम और जागृत कर देते हैं योजनाओं में उनको अटैच करके, शामिल करके। और इन अध्यापकों की नियुक्तियों का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो बहुत गलत है। अध्यापक, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हमको निर्ममता पूर्वक, बहुत कठोरता पूर्वक न्याय करते हुए अच्छे लोगों का चयन करके योग्यतम और सच्चरित्र, नैतिक, ईमानदार लोगों को चयन करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को हम चयन नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ खिलवाड़ नहीं करते, बल्कि हम समूचे समाज और देश के साथ विश्वासघात करते हैं। यह बहुत आरंभिक चीज है, यह तो ठीक रहना ही चाहिए, और वह पारदर्शिता तब आएगी जब हम नियुक्तियों में, हम योजनाओं में, कार्यक्रमों में सरलीकरण करेंगे। हम कठिन बनाकर पारदर्शिता कभी किसी चीज में नहीं आती। जितना ही जिस बात को आप कठिन बनाते हैं, उतना ही ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता गायब हो जाती है। आप सरल तरीके से नियम बनाइए कि ये नियम है, इस नियम को फ्लैश कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, नियम है, और इस नियम के तहत आप आइए, आपका हम चयन करेंगे, आप जाइए, आप कार्य करिए, और आपको वह कार्य 10 वर्ष तक अनवरत उन क्षेत्रों में करना पड़ेगा जहां इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, जहां के लोग अभी ठीक से शिक्षित नहीं हो पाए, जहां के लोग अभी स्कूलों का, विद्यालयों का मुंह नहीं देख पाए हैं। ऐसे ऐसे संकुल प्रभारी, ऐसे ऐसे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बने हैं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल भी विद्यालय नहीं हुआ, उसके छत टपकती है, उसका छत गिर जाएगा, कब क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इन सब चीजों का मूल्यांकन, विवेचन, विश्लेषण कौन करेगा? हमको शार्ट लिस्ट करके, हमको चयन करके, हमको जानकारी हासिल करके यह कार्य करना बहुत आवश्यक है। दूसरा विषय है प्राथमिक शिक्षा, छात्र एवं अभिभावक। प्राथमिक शिक्षा में जो छात्र और अभिभावक हैं, उनकी भी 3 श्रेणियां हैं। ऐसे छात्र और अभिभावक हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कमजोरी में, किसी भी दुर्दशा में, कितना हो तकलीफ सह के वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए भोजन कहां से करेंगे इसका कोई विषय नहीं है, वो श्रम करके भोजन अपने बच्चे को कराएंगे, मजदूरी करके भोजन कराएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े। स्वयं वो बच्चा छुट्टियों में मजदूरी करके लेकिन पढ़ाई करना चाहता है। उसके लिए कोई विषय नहीं है कि हमको मिड डे मील मिलेगा इसलिए हम विद्यालय जाएंगे। दूसरे इस तरह के बच्चे हैं जो बच्चे केवल मिड डे मील के लिए, वो कमजोर हैं, पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है, अध्यापक, उसके अभिभावक को भी पढ़ाने में बहुत रुचि नहीं है, लेकिन वो किसी आकर्षण में वहां जाते हैं, और जाते हैं किसी आकर्षण में, उनको प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह के आकर्षण का प्रोत्साहन, लोभ और लालच का प्रोत्साहन कभी भी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाता, शिक्षा की दशा को नहीं सुधारता, बल्कि शिक्षा में जो अच्छी चीज है उसको भी खा जाता है, तिरोहित कर जाता है। और ऐसे बच्चे जो लोभ और आकर्षण में जाते हैं, केवल वे लोभ और आकर्षण में कुछ नीडी भी जाते हैं, कुछ नीडी नहीं है वो भी जाते हैं, जो पढ़ाई में मन नहीं है,
पढ़ना चाहते भी नहीं हैं, उनको जरूरत भी नहीं है मिड डे मील की, लेकिन वो जाते हैं वहां, और जाते हैं तो जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वो संकट बनते हैं, समस्या बनते हैं। आप किसी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर शिक्षा, ज्ञान, विद्या उड़ेल नहीं सकते। ये नदी में नहलाने या कुएं में नहलाने जैसा विषय नहीं है। शिक्षा में जब भी हम योजना कार्यक्रम बनाते हैं तो इन बातों का भी हमको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, और हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किन विद्यालयों में किस वर्ग के, किस संवर्ग के, किस बैकग्राउंड के, किस पृष्ठभूमि के बच्चे जा रहे हैं। इनके सर्वेक्षण का कार्य आप अध्यापकों को दीजिए। जिस गांव में विद्यालय है उसके आसपास के विद्यालयों का आप कह दीजिए 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में आप इस तरह की रिपोर्ट एक दे दीजिए, और सहज स्वाभाविक रिपोर्ट दीजिए। आप इस रिपोर्ट के लिए न तो कोई मानधन मिलना है, न तो किसी योजना कार्यक्रम का यह हिस्सा है। यह रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को आप समन्वित तरीके से जिले पर इकट्ठा करिए, और जिले पर जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी बहुत अध्यापक के जैसी, अच्छे अध्यापक से भी कठोर प्रशिक्षण उनको देने की आवश्यकता है, और उन्हीं अध्यापकों से उनको प्रशिक्षण दिलाइए जिनको आपने शॉर्टलिस्ट करके कुशल अध्यापक माना है, स्वीकार किया है, जिनको राज्यपाल का पदक दिया है, मुख्यमंत्री का पदक दिया है, और सारे पुरस्कारों से आपने पुरस्कृत किया है। उन्हीं से उनको प्रशिक्षण दिलवाइए। उनके बीच के गैप को, उनके बीच के अहंकार को, उनके बीच के लूट और भ्रष्टाचार के कारण जो आर्थिक खाई है उसको भी पाटिए। उनके अहंकार बल को नाश करिए अगर शिक्षा में सुधार करना है तो। एक तीसरा विषय है परिवेश और पृष्ठभूमि का, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया कि विद्यालय कहाँ है, अध्यापक कहाँ से आया है, छात्र और अभिभावक कहाँ का है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में इसका बहुत संजीदगी से और बहुत बारीकी से अध्ययन करके हमको नीति, नियम और रूपरेखा लागू करनी पड़ेगी। फिर अधिकारी संवर्ग है। अधिकारी होना अपने आप में इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था है भारत की। अधिकारी कहना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, संविधान में किसी को अधिकार दिया नहीं गया है, किसी को अधिकार स्वयं प्राप्त नहीं होता है, संविधान ने किसी को अधिकार दिया है। दिया किस लिए है? उसका विवेकपूर्ण सुंदर उपयोग करने के लिए अधिकार दिया है। किसी को अधिकार होता नहीं है, अधिकार दिया गया है, इसलिए वह अधिकार उसका अपना नहीं है, उस पद का अधिकार है, और वो उस पद का जो अधिकार है, उस अधिकार के कारण उसका एक निश्चित कर्तव्य और उत्तरदायित्व, ड्यूटी है। वो अधिकार का प्रयोग वहीं करेगा जहां उसको कर्तव्य के निर्वाह की आवश्यकता होगी। अधिकार होना, अधिकारी कहलाना, साहब कहलाना, जी कहलाने की यह बेचैनी कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी दशा में किसी के पास नहीं होना चाहिए। शिक्षा में स्व अनुशासन का वातावरण सृजित हो, इसके लिए कार्यक्रम और योजना उनको, जिनको आप बीएससी कहते हैं, जिनको आप सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि कहते हैं, ऐसे लोगों को आपको बल प्रदान करना पड़ेगा। फिर आती है सरकार। सरकारों की दशा। सरकारों के बारे में कहा जाता है, मैं पीछे जितने भी नीति, नियम, कार्यक्रम, योजना लागू करने वाले लोग हैं, जब से भारत में संविधान अंगीकृत किया गया और कहा गया 10 वर्ष में सबके लिए शिक्षा, सबके लिए चिकित्सा होगी, तब से लेके हमेशा की बात करता हूं। सरकार में बैठे हुए लोग, जो चिकित्सक नहीं है वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षक नहीं है, शिक्षा नहीं जानता, शिक्षा से कभी मतलब नहीं है, वो शिक्षा मंत्री है। यो योजनाएं, रचनाएं लागू करता है, क्रियान्वित करता है, बनाता है, अथवा दूसरे के द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करता है। उसमें परम विशेषज्ञता, और वह विशेषज्ञता ही केवल न हो, उसका व्यावहारिक उपयोग करने की योग्यता भी उसमें हो। जब वो कोई कार्यक्रम, नीति, नियम बनाए,
उस समय भी उन अध्यापकों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए, उस अधिकारी की भी भागीदारी होनी चाहिए जो उसको क्रियान्वित करने वाला है, तब नीति नियम लागू होता। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि ऊपर से अब चल पड़ा है क्रियान्वयन, ऊपर से नियम चल पड़ा है, नीतियां चल पड़ी हैं और वो नीति और नियम आपको लागू ही करना है। कहां कैसे लागू करना है इससे कोई मतलब नहीं है, किन परिस्थितियों में लागू करना है इससे कोई मतलब नहीं है। समग्रता में ध्यान रखकर इस व्यवस्था में सरलीकरण बहुत आवश्यक है। इसके बाद विषय है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार इतनी जटिल प्रक्रिया है, जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, प्राथमिक के पूरे प्रदेशों में आप देख लीजिए उन अधिकारियों वर्ग की दशा कैसी है, आर्थिक दशा, उनके वेतन का मूल्यांकन कर लीजिए, उनके रहन सहन खान पान आदि का मूल्यांकन कर लीजिए, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का मूल्यांकन कर लीजिए। कैसे कैसे एक सज्जन, जब पिछली सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो एक सज्जन जो इसी संवर्ग के अधिकारी थे, वो एक स्थान पर बात कर रहे थे कि मेरा इस जिले से उस जिले में यदि ट्रांसफर हो जाए तो मैं इतना दे दूंगा। तो जिससे वो आग्रह कर रहे थे, उन्होंने कहा इतना आप जो देंगे ये कितने वर्ष की कमाई होगी आपकी? तो उन्होंने कहा यही कोई 10 वर्ष की 8 वर्ष की कमाई तो होगी मेरे वेतन से यदि देखा जाए तो कहा 8 वर्ष की कमाई एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए आप दे रहे हैं और फिर वहां कितने दिन रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी नहीं है तो आप कैसे दे रहे हैं, ये आता कहां से है? तो उन्हीं अध्यापकों का खून चूसकर उन्हीं योजनाओं का, जो मिड डे मील योजना, न पोषण के कुपोषण के शिकार लोगों के लिए जो योजना आ रही है, उन योजनाओं के लिए गैस सिलेंडर, चूल्हा और कंकड़ पत्थर दाल वाली योजनाओं से आ रही है, और न जाने कहां कहां से आ रही है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, उसमें भ्रष्टाचार की एक लंबी श्रृंखला है। एक एक बिंदु की बहुत विस्तार से यहां चर्चा नहीं की जा सकती, संकेत में ही उसकी चर्चा हो सकती है। और इस बात को समझने और जानने की जरूरत है, जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इतनी उदासीनता होगी, विजन नहीं होगा, दूरदृष्टि नहीं होगी, परिस्थितियों की, समय की, लोगों की, छात्रों की, अध्यापकों की परिस्थितियों का हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो शिक्षा में व्यवसाय घुसेगा। और शिक्षा में जब व्यवसाय घुसेगा तो जो पब्लिक स्कूल आएंगे, उन पब्लिक स्कूलों के बच्चों की दशा आप सोचिए, मन स्थिति सोचिए। जैसे ही विद्यालय खुलता है, उन विद्यालयों से ये फीस है, ये फीस है, ये फीस है, पेरेंट टीचर मीटिंग फीस है, ये कोरोना फीस है, ये मलेरिया फीस है, ये सफाई फीस है, ये फलाना फीस है, ये ढिमाका फीस है, ये ड्रेस फीस है, ये स्कूल फीस है, बस्ता फीस है, न जाने कितने प्रकार के फीस। क्योंकि हम एयर कंडीशनर में पढ़ाते हैं, क्योंकि एसी बस में हम ले जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी शिक्षा देते हैं, क्योंकि हम ऐसी शिक्षा देते हैं, कोई शिक्षा नहीं देते। वहां के अध्यापकों को अक्षर से भेंट नहीं होता। आप उनके विद्यालयों के अध्यापकों के आप कापियां बच्चों के चेक कर लीजिए, आधे कापियों पर आपको गलत मार्किंग मिलेगी, गलत मूल्यांकन मिलेगा। इन सारी चीजों को बहुत संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता है और निर्ममता पूर्वक पब्लिक स्कूलों को बंद करना चाहिए, अथवा उनको तय करना चाहिए कि आप इतने से अधिक किसी भी दशा में फीस वर्ष में नहीं लेंगे, चाहे जिस रूप में लेना चाहे आप ले लीजिए, लेकिन इतने से अधिक आपको फीस नहीं लेना है, और इतने से कम आपको अध्यापक को वेतन नहीं देना है, इतने से कम योग्यता वाले व्यक्ति को आपको अध्यापक नहीं रखना है। अगर आपने यह व्यवस्था लागू की तो शिक्षा में तभी सुधार होगा, उन्नत श्रेष्ठ अच्छे नागरिक पैदा होंगे, और वे नागरिक चाहे राजनीति में जाएं, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं, चाहे कोई भी अधिकारी बने, चाहे वैज्ञानिक बने, चाहे समाज में ठेला खोमचा ही लगाने वाले क्यों ना होंगे, उनके अंदर भी एक तहजीब, एक नागरिक सेंस आएगा और वह देश और समाज के बारे में अच्छे से सोच विचार पाएंगे। इसके बाद है परीक्षा, टेस्ट और मूल्यांकन।
मूल्यांकन प्रणाली जो टेस्ट की प्रणाली है, परीक्षा की प्रणाली, उसमें पर्याप्त सरलीकरण करने की आवश्यकता है। आप अनावश्यक सहज और सरल तरीके से उसी अध्यापक, जो अच्छा अध्यापक है, जो पढ़ाना चाहता है, उस अध्यापक की गुणवत्ता विकास पर आप चाहे जो करना चाहिए कर लीजिए। व्यावहारिक स्तर पर, केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं, केवल रुपया और क्रियान्वयन करने के स्तर पर नहीं, उनका प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करिए। उस प्रशिक्षण वर्ग में कोई फीस नहीं, कोई किसी को कुछ देना नहीं है। स्वांतः सुखाय अगर कोई प्रशिक्षण देने के लिए आना चाहता है तो आप इसकी नगाड़ा पिटवाइए, आप इस्ताहार दीजिए कि आप आइए, इनको प्रशिक्षण देना है। आप इस नियुक्तियों में, एडमिशन में, मूल्यांकन में 100% पारदर्शिता अगर नहीं रखेंगे तो आपके पास श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ बच्चे, श्रेष्ठ युवा नहीं आ सकते। इसके बाद प्रशिक्षण और व्यवसायीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में। शिक्षा में प्रशिक्षण और व्यवसायीकरण। अब आप एक बात समझिए कि कोई व्यक्ति शिक्षा में व्यवसाय करना चाहता है। आज उसके पास एक विद्यालय थी, कल 8 विद्यालय हो गए। उन 8 विद्यालयों में उसके बड़े बड़े अट्टालिका, भवन, जमीन सब कुछ है। वो कहां से, कैसे, क्यों आया, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। और ऐसे लोगों से जो शिक्षा माफिया हैं, उनके आधे विद्यालयों को सरकार, उनको कहना चाहिए कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, ऐसे आप 10, एक जिले में जो शिक्षा माफिया 10 विद्यालयों को गोद लीजिए। आप कुछ मत करिए, सरकार को कुछ मत दीजिए, आप उन 10 विद्यालयों के सुंदर भवन निर्माण करके बनाइए। वहां हरियाली बेल्ट आप डेवलप करिए। हम जमीन आपको गांव समाज से दिलाते हैं या सरकार कोई व्यवस्था करके दे, उनको गोद लीजिए, उनकी देख रेख करिए। वहां पीने के पानी की, हरियाली की, पेड़ पौधे की, भवन निर्माण की कहीं कोई अव्यवस्था न हो, साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था न हो। आप 5 साल तक उसको आपको गोद लेना है, तभी आप ये विद्यालय चला सकते हैं। अन्यथा आप विद्यालय केवल लूट के लिए चलाएंगे, यह नहीं चलेगा। केवल पैसा उगाही के लिए चलाएंगे, ये नहीं चलेगा। केवल पुर्जी पकड़ाते जाएंगे, ये फीस, ये फीस, ये फीस, ये फीस, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही शहर में ऐसे पब्लिक स्कूल हैं, ऐसे निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं जहां महीने में 5,000 फीस ली जाती है, 3,000 फीस ली जाती है। उसी जिले में ऐसे विद्यालय हैं जहां 10,000 फीस ली जाती। उन दोनों में अंतर अगर पता करेंगे तो कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है कि हम एसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, हम एसी बस से ले आते हैं, ले जाते हैं। शिक्षा के लिए यह प्राथमिक शर्त और आवश्यकता है क्या? कोई ये नहीं कहता हमारे पास इस गुणवत्ता के शिक्षक हैं, हम उस शिक्षक को पेश करते हैं, आप देखिए मेरा शिक्षक कैसा है। हम इतने समय तक पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों का, हमारे बच्चे कितने सफल बच्चे हैं, कितने योग्य और काबिल बच्चे हैं, इस आधार पर देखिए। अध्यापकों की गुणवत्ता, जो बच्चे निकल रहे हैं उन बच्चों की गुणवत्ता, और वो गुणवत्ता केवल मार्कशीट और प्रमाण पत्र पे नहीं, रियल सेंस में उनके जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करिए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना, केवल रुपया कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनना भी है। शिक्षा का उद्देश्य समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना भी है। शिक्षा का उद्देश्य अपनी पहले की पीढ़ी के प्रति जवाबदेही का निर्वहन करना भी है। शिक्षा का उद्देश्य अपने देश के विषय में भी सोचना शिक्षा का उद्देश्य है। हमारे पड़ोस में कोई भूखा नहीं रह गया, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है जानना। हम किसी के साथ अमानवीय व्यवहार न कर दें, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि हम चमचमाती गाड़ियों में जा रहे हैं, अगर कोई हमसे 10 रुपया 5 रुपया भीख मांग दिया और उसका हाथ हमारे शीशे में फंस गया तो हम तोड़कर उसका हाथ बढ़ जाते हैं। यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इस अर्थ में प्राथमिक शिक्षा मां के मनोवेग, मां के मनोभाव से
आरंभ करके विचार करके सोचिए और ऐसे माओं के मनोवेग और भाव के विचार से आरंभ करिए जिन माओं के गर्भ से जब बच्चा आता है बाहर तो उन माओं के नाड़े हंसिया से, जो सब्जी काटने वाला हंसिया गांव में होता है, उस हंसिया से कोई महरिन, कोई माँ, वह भी माँ है, वह महरिन नाड़ा काट देती है। एंटीसेप्टिक का कोई संकट नहीं होता, बच्चा भी स्वस्थ रहता है, माँ भी स्वस्थ रहती है। वहां से भी विचार करिए, उस बच्चे का भी विचार करिए, आप विचार उन माँओं का भी करिए जो माएँ पीड़ा नहीं सहन कर पाती हैं और स्वयं डॉक्टर से कहती हैं कि चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन ऑपरेट करके बच्चे को निकाल दीजिए। और 5 स्टार टाइप अस्पतालों में जाकर वे अपने बच्चे को जनती हैं, पैदा करती हैं। उन दोनों की ममता का ख्याल करके, दोनों की माएँ तो माएँ हैं, उसमें किसी की ममता कम या अधिक नहीं है, केवल संस्कार और पृष्ठभूमि का विषय है। और इस नाते हमको इसका मूल्यांकन करके वहाँ के लिए नीति कार्यक्रम, यहाँ के लिए नीति कार्यक्रम, इन सब के बीच समन्वय रेखा का निर्धारण करके हम प्राथमिक शिक्षा में पारदर्शिता, नियुक्तियों में पारदर्शिता, योजनाओं कार्यक्रमों में पारदर्शिता, प्रशिक्षण में पारदर्शिता, मूल्यांकन में पारदर्शिता अगर प्राथमिक शिक्षा में हो गई तो हिंदुस्तान की 50% समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम बने कि वो अपने मूल धरातल से कट कर ऊपर नहीं बढ़े। और बहुत सारे ऐसे उदाहरणों की श्रृंखला है और लंबी श्रृंखला है। डिंग डांग संस्कृति, कल्चर और डीजे कल्चर। डीजे को अंग्रेजी में फुल फॉर्म मैंने पता किया तो उसका फुल फॉर्म होता है डेजलिंग जाज। डेजलिंग जाज का अर्थ होता है बेतरतीब वाद्य यंत्र, यानी जिसमें कोई धुन, कोई स्वर, कोई छंद, कोई मात्रा न हो। जीवन और शिक्षा का उद्देश्य डेजलिंग जाज जैसा नहीं है, उस संस्कृति में, उस वातावरण में ले जाने की। डेजलिंग जाज संस्कृति में जाने की मैंने स्थिति अवसादग्रस्त मानसिकता का द्योतक है, विक्षिप्त मानसिकता का द्योतक है, सिस्टमेटिक चैनलाइज्ड मेंटेलिटी का द्योतक नहीं है। आप डेजलिंग जाज में सिस्टमेटाइज्ड मेंटेलिटी के साथ नहीं जाते हैं। जो व्यवस्थित मस्तिष्क है, जिसका जो संयमित मस्तिष्क है, जो अवसादग्रस्त नहीं है, ऐसा मस्तिष्क उस दिशा में नहीं जाता। वो तो सुर, ताल, मात्रा, छंद वाले संगीत की तरफ उन्मुख होता है। संयमित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुविचारित, सुव्यवस्थित तरीके से जाता है। शिक्षा का उद्देश्य इस दिशा में जाता है, क्योंकि भारत का देश विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जन्मा, पैदा, पला, बढ़ा है। भारत में शिक्षा और किसी भी दृष्टि से कोई लक्ष्य हासिल करने वालों के लिए कभी कोई बाधा नहीं रही है। किसी को लोभ और लालच में आकर्षित करके हम शिक्षा दे नहीं सकते, शिक्षा के लिए उन्मुख नहीं कर सकते। और हमको शिक्षा के इस नाते शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता का मानदंड बदलना पड़ेगा कि हमको केवल अक्षर ज्ञान हो जाए, हम केवल अपना नाम लिखना जानते हैं। इस भाव से हमको ऊपर उठकर हमको शिक्षित बनाना है, साक्षर नहीं बनाना है केवल। और साक्षर ही नहीं बनाना, हमको शिक्षित बनाना है, मनुष्य बनाना है, आदमी बनाना है। यह प्राथमिक शिक्षा का आरंभिक और मूल्यवान अर्थ है। 100% पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता के। मेरे जानने वाले प्राथमिक शिक्षा में ऐसे 50 सैकड़ों अध्यापक हैं, युवा अध्यापक, जो क्या गजब का पढ़ाते हैं। उनकी क्या गजब की अंडरस्टैंडिंग है, कितनी कुशलता पूर्वक पढ़ा सकते हैं, कितनी अच्छी समझ है उनको, और कितनी अच्छी योजनाएं लागू कर सकते हैं, कितने अच्छे कार्यक्रम बना सकते हैं, कितनी अच्छी नीतियां बना सकते हैं।
उनको तिरोहित करके, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा करके आप शिक्षा के मूल्य को धराशायी मत करिए, नष्ट नहीं करिए। नष्ट करेंगे हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा, भारत नष्ट हो जाएगा, भारतीयता नष्ट हो जाएगी तो पूरी दुनिया से और पृथ्वी से मानवता नष्ट हो जाएगी। इस बात का ध्यान करके जितने भी इसमें पक्ष हैं, सरकार, प्रशासनिक वर्ग, परिवेश, पृष्ठभूमि, छात्र, अध्यापक, अभिभावक और हमारे आधारित संरचना, अवस्थापनात्मक सुविधाएं, इन सब से जुड़े लोगों से यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक उस ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई विद्यालय या अस्पताल की नींव रखने जाएं, उसको बनाने जाएं, तो कम से कम उसमें वो विचार करें कि उनका जो न्यूनतम व्यय लगता है, मैंने कार्य कराकर सरकारी धन का मैंने देखा है कि अगर आप 75-80% भी सरकारी धन का ठीक से उपयोग कर दीजिए तो अधिकतम सुंदर, अत्युत्तम कार्य संपन्न होता है। कम से कम ये सोच कर जाइए कि इसमें 100-200 बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत निष्ठापूर्वक, लगनपूर्वक, समर्पित होकर उस कार्य को आप संपादित करिए। आप सड़क नहीं बनाने जा रहे हैं, आप विद्यालय बनाने जा रहे हैं। पूरे अपना कलेजा निकाल कर रख दीजिए उसके साथ। आप अगर भारत में आने वाले नौनिहालों का और भारत देश का भला चाहते हैं, संपूर्ण मानवता का भला चाहते हैं, तो यह कार्य करना पड़ेगा। कल माध्यमिक शिक्षा और उसके विभिन्न पहलुओं पर हम विस्तार से आप सबसे चर्चा करेंगे। आज इस अवसर पर इतना निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।